नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका प्रज्ञा एजुकेशनल चैनल पर। मित्रों, 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। अब लगातार क्लास होगी, कुछ व्यस्तता थी, तो निरंतर हम रोज़ 8 बजे मनोविज्ञान के प्रश्नों का व्याख्या सहित हल देखते हैं। और इस कड़ी में कक्षा 12 के क्वेश्चन हम हल कर रहे थे। कक्षा 12 के राजस्थान बोर्ड के जो प्रश्न हैं वो 40 तक हमने हल कर लिए थे। इसके बाद आज पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे 41 क्वेश्चन से। व्यक्तित्व के विभाजन के लिए मनोविदलता पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो यहाँ पर व्यक्तित्व के विभाजन के लिए कि पर्सनैलिटी का विभाजन के लिए एक वर्ड का प्रयोग किया, एक शब्द का प्रयोग किया जिसका क्या नाम था? मनोविदलता। इस पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले इस पद का प्रयोग किया था ब्यूलर ने। तो ब्यूलर ने सबसे पहले मनोविदलता पद का प्रयोग किया। इसकी व्याख्या में हम देखेंगे आगे। पहले देखते हैं 42 क्वेश्चन। मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस विषय में किया जाता है? मित्रों, ध्यान रखें, वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो रीट भर्ती परीक्षा में 100% चांस है, पूरे चांस है कि 1 या 2 सवाल इस वीडियो से आएंगे। तो आप अंत तक वीडियो में मेरे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। 42 क्वेश्चन है, मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस विषय में किया जाता है? तो मानसिक क्रियाओं का मतलब होता है मेंटल प्रोसेस, मेंटल जो रेस्पॉन्स है, उन क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस विषय में किया जाता है? तो वैज्ञानिक जो अध्ययन होगा मानसिक क्रियाओं का, तो वो हम किस में करते हैं? मनोविज्ञान में करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 43, नॉर्मल शब्द किसका बोध कराता है? नॉर्मल जो शब्द है ये किसका बोध कराता है? मूल्यों का, मानक का, विचारों का, विश्वासों का। तो नॉर्मल जो शब्द है ये मानक, स्टैंडर्ड का बोध कराता है, मानक का। इनकी व्याख्या में हम देखते हैं। सबसे पहले व्यक्तित्व के विभाजन के लिए मनोविदलता, इसमें हम देखते हैं मनोविदलता जो है, इस मनोविदलता पर एक लेख है, ये पहले भी मैंने क्वेश्चन हल करवाया है। मनोविदलता एक गंभीर मनोविकृति है, ध्यान रखना, सामान्य नहीं है। इसे डिमेंशिया प्रकाश कहा जाता है, ये पहले मैं करवा चुका हूँ। तो मनोविदलता को डिमेंशिया प्रकाश कहा जाता है। और इसकी जो खोज है, इस मनोविकृति या मनोविदलता पद का जब सबसे पहला जो प्रयोग है वो किसने किया था? ब्यूलर ने। तो ब्यूलर महोदय ने इस रोग को खोज की और इस मानसिक रोग को स्क्रीजोफीनिया की संज्ञा दी ब्यूलर ने। ध्यान रखना, स्क्रीजोफीनिया, मनोविदलता को स्क्रीजोफीनिया कहने वाले थे ब्यूलर। यहाँ पर ये जो मनोविकृति है, ये मनोविदलता वास्तव में एक मनोविकृति का प्रकार है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? व्यक्तित्व का विभाजन करना, पर्सनैलिटी का विभाजन हो जाना। इस व्यक्तित्व विभाजन के कारण रोगी गंभीर संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, क्रियात्मक विकृतियाँ व्यक्ति में विकसित हो जाती है और रोगी का संबंध वास्तविकता से टूट जाता है। अब ये जो मनोविदलता है ये भी 5 प्रकार की होती है। व्यामोह प्रकार होता है, किसी का व्यामोह श्रव्य, विभ्रम, क्रमबद्ध एवं संगठित तंत्र का होना अलग अलग है। इसमें आप नाम याद रखें, नाम इतना ही पर्याप्त, इतना ही डीपली क्वेश्चन पूछेगा वो। और नाम कितने, मनोविदलता कितने प्रकार बताए? 5। तो आप नाम ध्यान रखें, व्यामोह प्रकार, विसंगठित प्रकार, कैटाटोनिक प्रकार, अविभेदित प्रकार और अवशिष्ट प्रकार। तो हमने पहले क्वेश्चन 41 की व्याख्या देखी। इसके बाद 42 क्वेश्चन था, मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस विषय में किया जाता है? तो ये मनोविज्ञान में होता है। अब 43 क्वेश्चन देखते हैं कि नॉर्मल शब्द किसका बोध कराता है, ये क्वेश्चन था हमारा। तो नॉर्मल शब्द जो है ये लैटिन भाषा के नॉर्मा शब्द से बना है। नॉर्मल शब्द लैटिन भाषा के नॉर्मा शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है बढ़ैया, स्केल। अब नॉर्मल शब्द का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में एक मान्य पैटर्न या मानक का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सवाल यही है कि नॉर्मल शब्द किसका बोध कराता है? तो मानक का, ये मान्य पैटर्न या मानक या स्टैंडर्ड का बोध कराता है नॉर्मल पद। यही सवाल था। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद ऐब का क्या अर्थ है?
क्वेश्चन 44, ऐब का क्या अर्थ है? पास, समीप, दूर, निकट। तो ऐब का जो अर्थ है वो होता है दूर, क्योंकि नॉर्मल का अब नॉर्मल बनता है। इसकी व्याख्या में हम देखें तो यहाँ पर देखते हैं हम कि अब नॉर्मल शब्द ऐब तथा नॉर्मल से मिलकर बना है। ऐब वास्तव में उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या है? दूर, अवे फ्रॉम। तो सवाल यही था कि ऐब का क्या अर्थ है, तो क्या अर्थ होगा? दूर। इस आधार पर ऐब नॉर्मल का अर्थ क्या होगा? सामान्य से दूर होना। नॉर्मल मतलब सामान्य स्थिति से सामंजस्य रखना, सामान्य स्थिति वाला होना, और अब नॉर्मल का अर्थ होगा सामान्य स्थिति से दूर या सामान्य से दूर। इसके बाद क्वेश्चन आता है विचलित का क्या अर्थ है? विचलित का क्या अर्थ है? पथ भ्रष्ट होना। ये कोमर ने 4D बताए, कल भी मैंने व्याख्या में बताया था, एक बार पुनः देखेंगे तो विचलित का अर्थ होगा पथ भ्रष्ट होना, भटक जाना। अब पथ भ्रष्ट होना, पथ से अलग हो जाना, भटक जाना एक ही बात है। डगमगाना, तो इसको विचलित होना कह लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर आंसर होगा अपना उपर्युक्त सभी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। कोमर ने असामान्य व्यवहार को कितने भागों में बांटा? तो कोमर ने असामान्य व्यवहार को कितने भागों में बांटा? तो यहाँ पर इन्होंने जो है 4 भागों में इसको विभाजित किया। तो यहाँ पर 4 भाग में मैंने कल भी आपको व्याख्या में समझाया था, 4 भागों में विभाजित किया 4D के नाम से। तो 4D कौन कौन से, उनको हम देखते हैं, तो विचलित का अर्थ भी स्पष्ट हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान रखना। कोमर एक विद्वान हुए, उस कोमर ने असामान्य जो व्यवहार है व्यक्ति का, असामान्य व्यवहार को 4D के माध्यम से वर्णित किया कि 4D होता है डिवेशन, डिस्ट्रेस और डिसफ्यूजन, और चौथा जो इन्होंने बताया उसका नाम बताया इन्होंने खतरा यानी कि डेंजर। तो डेंजर, डिसफंक्शन, डिस्ट्रेस और डिवेशन। तो यहाँ पर हिंदी में इनका नाम है विचलन, तकलीफ, दुष्क्रिया और खतरा। ये 4 इन्होंने प्रकार बताए कोमर ने। असामान्य व्यवहार को 4D के माध्यम से इन्होंने वर्णित किया। तो विचलन का क्या अर्थ है? अब सभी का हम व्याख्या देखते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल है ये। इसके अंतर्गत असामान्य व्यवहार की श्रेणी में रखा जाता है जो सामाजिक मानकों से, यहाँ पर मानक शब्द है देखो, जो सामान्य मानकों से भिन्न एवं असाधारण अर्थात विचलित होते हैं। यानी जो विचलन है इसके अंतर्गत उन व्यवहारों को असामान्य व्यवहार की श्रेणी में रखा जाता है जो सामाजिक मानकों से भिन्न एवं असाधारण अर्थात विचलित होते हैं। तो जो सामान्य से अलग हो, असाधारण हो, विचलित हो, उसे विचलन नाम दिया इन्होंने। दूसरा जो है 4D बताया तकलीफ, असामान्य व्यवहार में, इसके अनुसार उस व्यवहार को असामान्य व्यवहार की श्रेणी में रखा इन्होंने जो स्वयं व्यक्ति के लिए तकलीफ देह या दुखदायी होता है, उसको इन्होंने क्या नाम दिया? तकलीफ, डिस्ट्रेस। तीसरा इन्होंने असामान्य व्यवहार को बताया दुष्क्रिया, यानी असामान्य व्यवहार में ऐसे व्यवहार को रखा जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के व्यवहार या क्रिया को करने में बाधक सिद्ध होता है। जो डेली रूटीन के जो कार्य हैं उनको करने में जब कठिनाई होती है तो उसे इन्होंने दुष्क्रिया नाम दिया। यह व्यक्ति को इतना अधिक अशांत कर देता है कि वह साधारण सामाजिक परिस्थिति या कार्य में भी अपने आप को ठीक ढंग से समायोजित नहीं कर पाता। और चौथा जो इन्होंने बताया वो बताया खतरा यानी डेंजर। असामान्य व्यवहार सामान्यतः व्यक्ति या रोगी के लिए खतरनाक होता है, साथ ही साथ वह अन्य व्यक्तियों के लिए भी खतरनाक साबित होता है। तो ये असामान्य इन्होंने बताया। तो असामान्य जो व्यवहार होगा व्यक्ति का 4D के माध्यम से व्यक्त किया किसने? कोमर ने। अब जो असामान्य व्यवहार व्यक्ति करता है तो इसकी हम विशेषताओं में देखते हैं लक्षणों में। यानी कोई व्यक्ति जब असामान्य व्यवहार करता है तो उसके लक्षण क्या होंगे? मित्रों ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है ये भी। एक तो समाज विरोधी व्यवहार करेगा,
दूसरा, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहेगा। अपर्याप्त समायोजन यानी हर जगह उसको व्यक्ति को समायोजित होगा, समायोजित नहीं रह पाता। सूझपूर्ण व्यवहार की कमी हो जाएगी, निर्णय की स्थिति नहीं रहती व्यक्ति में, विघटित व्यक्तित्व हो जाता है, अलग अलग प्रकार से व्यवहार करता है, और आत्मज्ञान और आत्मसम्मान की कमी हो जाती है व्यक्ति में, असुरक्षा की भावना से ग्रसित हो जाता है, संवेगात्मक रूप से अपरिपक्व हो जाता है व्यक्ति, सामाजिक अनुकूलन की क्षमता का अभाव होता है, और तनाव और अति संवेदनशीलता, ये सभी जो दुर्गुण हैं ये किस में पाए जाते हैं? असामान्य व्यवहार वाले व्यक्ति में पाए जाते हैं। और उस कोमर ने असामान्य व्यवहार को 4D के माध्यम से क्या किया? वर्णित किया। तो हमारा सवाल यही था कि कोमर ने असामान्य व्यवहार को कितने भागों में बांटा? तो आंसर था अपना 4। इसके बाद है, अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे। APA का पूरा नाम क्या है? APA का पूरा नाम क्या है? एडल्ट फिजिकल एसोसिएशन, एडल्ट साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। मित्रों, APA का पूरा नाम है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, इसका पूरा नाम है। ये मनोरोग संघ है, इनकी पूरी व्याख्या मैं आपको समझाता हूँ। रीट के सिलेबस में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, मनोवैज्ञानिक जो विकार है या अधिगम की डिसेबिलिटी है, अधिगम की असमर्थता है। अब क्या है, हम सामान्य रूप से डिसलेक्सिया डिसग्राफिया को पढ़ लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमने पढ़ लिया, जबकि मूल क्या है, कहाँ से मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण हुआ, कैसे विभाजन हुआ, कौन सी संस्था इस पर कार्य करती है, इनका वर्गीकरण कैसे कैसे हुआ, इसका हमको बिल्कुल भी पता नहीं रहता। तो मित्रों ध्यान रखना, इसमें से सवाल APA की फुल फॉर्म अभी मैंने बुक में दी हुई है, वो क्वेश्चन मैं हल करवा रहा हूँ। तो APA की फुल फॉर्म भी देखेंगे हम, और मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण पहले पूरा समझते हैं। मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण, तो यह मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने के लिए उनका वर्गीकरण करना आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण से तात्पर्य असामान्य व्यवहार को ऐसी श्रेणियों में विभक्त करने से है, यानी असामान्य व्यवहार, कैसे व्यवहार को? असामान्य व्यवहार, यानी मनोवैज्ञानिक विकारों में किसका वर्गीकरण होगा? अध्ययन होगा असामान्य व्यवहार। ऐसी श्रेणियों में विभक्त करने से है जिनसे उसके स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझा जा सके। मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण का श्रेय मुख्य रूप से 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को जाता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक विकारों का जो वर्गीकरण किया वो 2 संस्थाओं ने किया। पहला है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ। तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जो संघ है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA। मित्रों यहाँ पर जो ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल दे रखा है, यहाँ पर अमेरिकन साइकेट्रिक आएगा। ये किताब में 12वीं की बुक है, इस बुक में ये गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पर अमेरिकन साइकोलॉजिकल की जगह क्या आएगा? साइकेट्रिक आएगा। PSYCHIATRIC। तो यहाँ पर ये अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन APA पूरा नाम है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक विकारों का जो वर्गीकरण है, ये 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने किया। सबसे पहला APA, कौन सी है? APA। और दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको आप जानते हो, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिकी मनोरोग संघ ने मानसिक विकारों का वर्गीकरण, अभी जो ये APA है, अमेरिकन मनोरोग संघ, तो ये APA ने जो वर्गीकरण किया, APA का जो वर्गीकरण है मानसिक रोगों का वर्गीकरण करने के लिए DSM क्या है? डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल क्लासिफिकेशन, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो यहाँ पर जो DSM है, इस DSM के माध्यम से मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? APA ने, अमेरिका मनोरोग संघ ने। तो यहाँ पर अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण करने के लिए DSM प्रस्तुत किया,
और DSM डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर फुल फॉर्म है, ध्यान रखना इसकी। अब प्रकाशित किया तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ICD क्या प्रकाशित किया, ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ICD प्रकाशित किया। इस योजना में प्रत्येक विकार के नैदानिक मतलब कारणों का पता लगाना, नैदानिक जो लक्षण है, कारणों का पता लगाने के जो लक्षण है और उनसे संबंधित अन्य लक्षणों और नैदानिक पथ प्रदर्शिका का वर्णन किया। यानी कारणों का पता लगाना और उनका जो है निदान करना, इस सब का जो है वर्णन वो 2 संस्थाओं में ने किया, APA ने और जो है WHO ने। तो APA जो संस्था है, इन्होंने तो जो वर्गीकरण किया वो DSM के माध्यम से किया, और जो WHO ने जो वर्गीकरण किया असामान्य व्यवहार का वो ICD के माध्यम से किया। अगला जो क्वेश्चन है, मनोगतिक मॉडल किसने दिया? तो मन मीन्स माइंड और शरीर से संबंधित मनोगतिक मॉडल जो देने वाले थे वो थे सिगमंड फ्राइड। ध्यान रखना। तो मनोगतिक मॉडल किसने दिया? फ्राइड ने। इसके बाद आता है डायथीसिस का क्या अर्थ है? डायथीसिस का क्या अर्थ है? अब ये हमारे लिए सारे शब्द नए हैं मित्रों, ध्यान रखना। बुक आप खरीद सकते हो, मार्केट में आपको 11-12 मिल जाती है, लेकिन आप उनको पढ़ करके समझ नहीं सकते। इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को बुक से बाहर निकाला, अपनी प्रज्ञा बुक में लिखा, और उस बुक की व्याख्या मैं यहाँ पर क्वेश्चनों की एक एक करके कर रहा हूँ। जल्दी व्याख्यात्मक बुक भी आपको उपलब्ध होगी। फिलहाल हम क्वेश्चन हल कर रहे थे। डायथीसिस का क्या अर्थ है? विकृति, असामान्य व्यवहार, ये दोनों ही क्या अर्थ होंगे? डायथीसिस के अर्थ हैं। इसकी व्याख्या में हम देखते हैं। यहाँ पर असामान्य जो व्यवहार है, असामान्य व्यवहार की एक बहुमान्य व्याख्या रोगोन्मुखता, यानी कि कौन सा मॉडल? दबाव मॉडल। असामान्य व्यवहार की एक बहुमान्य व्याख्या रोगोन्मुखता दबाव मॉडल, डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल, नाम क्या है? डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल द्वारा दी गई। यानी असामान्य व्यवहार की एक बहुमान्य व्याख्या क्या है? रोगोन्मुखता। तो रोगोन्मुखता की जो व्याख्या है वो दबाव मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत की गई। अब ये डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल क्या था? इस डायथीसिस से तात्पर्य क्या था? विकृति। क्या तात्पर्य है? विकृति और असामान्य व्यवहार व्यक्ति में उत्पन्न होने के पूर्ववर्ती, यानी कि डायथीसिस से तात्पर्य किसी विकृति या असामान्य व्यवहार व्यक्ति में उत्पन्न होने से पूर्ववर्ती से होता है। इस मॉडल के अनुसार असामान्य व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार से प्रकट होता है। तो यहाँ पर जो सवाल था वो सवाल अपना यही था कि असामान्य व्यवहार को जो है या डायथीसिस का क्या अर्थ है? तो विकृति और असामान्य व्यवहार, ये दोनों अर्थ था। इसके बाद तो असामान्य जो व्यवहार है, असामान्य व्यवहार के कारणों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो असामान्य व्यवहार के जो फैक्टर हैं या जो कारक हैं उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक जैविक कारक, एक मनोवैज्ञानिक कारक और एक सामाजिक सांस्कृतिक कारक। हमारा सवाल भी यही था कि असामान्य व्यवहार के कितने कारक पाए जाते हैं? तो वहाँ पर आंसर था अपना 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की संरचना किसके आधार पर निर्धारित होती है? तो जो शरीर की संरचना है मित्रों, ध्यान रखना, शरीर की जो बनावट है वो पूर्ण रूप से किस पर आधारित निर्धारित होती है? आनुवंशिकता, हेरिडिटी फैक्टर पर निर्धारित होती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दुर्भिति विकृति की कितनी श्रेणियां होती है? तो दुर्भिति विकृति की कितनी श्रेणियां हैं? तो इसकी 3 श्रेणियां हैं। अब ये दुर्भिति क्या है, कितने प्रकार की होती है, इसकी व्याख्या हम देखेंगे। पहले 53वां क्वेश्चन देखते हैं। हवा से होने वाली दुर्भिति को क्या कहा जाता है?
तो एयर मन हवा होती है, तो एरोफोबिया। फोबिया का अर्थ होता है डर। तो यहाँ पर असामान्य डर होता है, अतार्किक डर होता है जो वास्तव में ओरिजिनल नहीं है। तो ऐसा अतार्किक जो डर है और वो भी हवा से, तो वो क्या कहलाएगा? एरोफोबिया। इनकी व्याख्या में हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था कि दुर्भीति विकृति की कितनी श्रेणियां हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दुर्भीति विकृति की कितनी श्रेणियां दी हुई है? 3 श्रेणियां। सबसे पहले दुर्भीति का अर्थ होता है फोबिया इंग्लिश में। ये फोबिया क्या है? इसका तात्पर्य ऐसी वस्तु, मित्रों ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ऐसी वस्तु या परिस्थिति के प्रति अत्यधिक अनुपयुक्त भय। कैसा भय होगा? जो वास्तव में ठीक नहीं है भय, क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं। तो अनुपयुक्त भय से है जो खतरनाक नहीं होती, जो वास्तव में क्या नहीं होता? खतरनाक नहीं होता। दुर्भीति भीति के मुख्य 3 श्रेणियां हैं। तो दुर्भीति से जो तात्पर्य है वो ऐसी वस्तु या परिस्थिति के प्रति अत्यधिक अनुपयुक्त भय से है जो वास्तव में खतरनाक नहीं होती, उसे दुर्भीति कहते हैं। अभी दुर्भीति की 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहली जो श्रेणी है वो है एग्रोफोबिया। तो ये विवृत भीति कहलाती है। एक सोशल फोबिया सामाजिक दुर्भीति कहलाती है, और एक विशिष्ट दुर्भीति स्पेसिफिक फोबिया कहलाती है। सबसे पहला हम देखते हैं विवृत भीति या विवृत दुर्भीति। तो विवृत भीति क्या है? विवृत भीति में व्यक्ति अपरिचित परिस्थितियों में, जिस परिस्थिति को जानता नहीं, नई जगह, नई स्थिति, नई परिस्थिति में प्रवेश करने से उसे डर लगता है। यानी कि कई बच्चे आपने देखे होंगे, कई व्यक्ति देखे होंगे जो नया काम करने पर या नई जगह जाने से डरते हैं। उनमें एक भय होता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसी जो डर है ऐसा, उसे कहेंगे विवृत भीति। इसलिए जीवन की सामान्य गतिविधियों का निर्वहन करने की उनकी योग्यता भी अत्यधिक सीमित हो जाती है, क्योंकि वो दूसरी जगह जाने में हिचकिचाते हैं, तो वो नई चीज़ नहीं सीख पाते। इसलिए सामान्य गतिविधियों को वहन करने में भी उनकी जो क्षमता है वो सीमित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? विवृत भीति कहा जाता है। दूसरा है सामाजिक दुर्भीति। सामाजिक जो दुर्भीति है, इस दुर्भीति में व्यक्ति दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा वैसी सामाजिक परिस्थिति में जाने से डरता है जहां वह समझता है कि उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। सामाजिक दुर्भीति क्या है? कि पापा के साथ जाना है बच्चे को, मान लो किसी को, अब वहाँ पर बच्चा जाएगा तो वो सोचेगा कि कभी मेरा पता पड़ जाए ना, मेरे से कोई टिप्पणी कुछ पूछ लेना। इस प्रकार का जो भय है, मामा जी का लड़का तो बहुत होशियार है, अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछ लिया तो ये जो दुर्भीति है ये सामाजिक परिस्थिति से उत्पन्न होती है, और सामाजिक परिस्थिति में जाने से व्यक्ति डरता है कि कहीं उसका मूल्यांकन ना हो जाए। इस दुर्भीति को सामाजिक दुर्भीति नाम दिया। इसके बाद आता है विशिष्ट दुर्भीति में व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति से काफ़ी डरता है। वस्तु से भी डरेगा और परिस्थिति से भी डरता है। जैसे कुछ लोग विशेष तरह के पशु पक्षी, बीमारी आदि से काफ़ी डरते हैं। तो इस विशिष्ट परिस्थिति या विशिष्ट वस्तु से जो डरना है वो विशिष्ट दुर्भीति के अंतर्गत आता है। तो ये 3 प्रकार की है। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण दुर्भीतियाँ हैं, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ सकता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हवा से दुर्भीति, तो उसका जो आंसर था वो एरोफोबिया था। यदि किसी व्यक्ति को रोग होने से डर लगे कि रोग ये हो जाए ना, तो उसे कहते हैं मित्रों नोसोफोबिया अर्थात पैथोफोबिया। नोसोफोबिया अथवा पैथोफोबिया, उसे रोग दुर्भीति कहते हैं। बंद जगह से डरना, तो बंद जगह से व्यक्ति डरता है तो उसे कहते हैं क्लाउस्ट्रोफोबिया। क्या कहेंगे? क्लाउस्ट्रोफोबिया से तात्पर्य होगा बंद जगह से डरना। और यदि कोई व्यक्ति आग से डरता है तो फायरमैन आग होता है, तो फायर फोबिया, आग से डरना। मान लो दूर आग डर रही है, आग से डरने लग जाए देख करके, तो आग सच में थोड़ी उसके पास थोड़ी जा रहा है जो जल जाएगा, दूर खड़ा है व्यक्ति तो, लेकिन उससे भी व्यक्ति डर जाता है तो वो फायर फोबिया कहलाता है। ऊंचाई से डरना, किसी व्यक्ति को हाइट पर ले जाओ डरने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, तो ऊंचाई से डर लगना, इसे कहते हैं
एक्रोफोबिया। क्या कहेंगे? एक्रोफोबिया। कोई व्यक्ति पानी से डरता है, पानी दिखने पर व्यक्ति तड़पता है, चिल्लाने लगता है, तो इसे कहेंगे हाइड्रोफोबिया। पानी से डरने क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिया। और वो कोई व्यक्ति भीड़ भाड़ से डरता है, भीड़ से डरता है, उसे कहेंगे आक्लोफोबिया। क्या कहेंगे मित्रों? आक्लोफोबिया। तो ये कुछ दुर्विधि थी। हवा से डरना एरोफोबिया, रोग से दुर्विधि नोसोफोबिया या पैथोफोबिया, बंद जगह से डरना क्लाउस्ट्रोफोबिया, आग से डरना फायरफोबिया, ऊंचाई से दुर्विधि एक्रोफोबिया, और पानी से डरना हाइड्रोफोबिया, और भीड़ से डरना ओक्लोफोबिया कहलाता है। तो ये हमने व्याख्या में देखा। इसके बाद आता है PTSD। PTSD, तो PTSD का पूरा नाम बताओ। अब जब तक PTSD क्या है इसका नहीं पता होता तो ये रटना है, तो रटने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। तो हम पूरी व्याख्या में आपको समझाएंगे PTSD क्या है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं PTSD की। पोस्ट ट्रैम्यूटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रैम्यूटिक डिस्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रैम्यूटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD कहलाता है। अब ये क्या है इसको हम बताते हैं। ये पोस्ट से शुरू होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब हम देखते हैं कि ये PTSD क्या है। तो आघातीय, इसका क्या होगा? उत्तर आघातीय प्रतिबल विकृति। उत्तर आघातीय प्रतिबल विकृति यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD। उत्तर आघातीय प्रतिबल विकृति क्या होती है ये देखते हैं। यह भी चिंता विकृति का एक प्रकार है। ध्यान रखना, PTSD क्या है? चिंता विकृति का एक प्रकार है। ये चिंता विकृति का एक प्रकार है। इसमें व्यक्ति पूर्व घटित विशिष्ट प्राकृतिक अथवा मानव घटना से संबद्ध संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याओं से इस हद तक पीड़ित हो जाता है कि उसका समायोजन बिगड़ जाता है। इसके लक्षणों में क्या है? PTSD के लक्षण: गंभीर तनाव, बार बार किसी स्वप्न का आना, सांवेगिक शून्यता और एकाग्रता की कमी आदि प्रमुख है। यानी कि जो PTSD है, इस उत्तराघाती प्रतिबल की अवस्था में क्या होगा? व्यक्ति पूर्व घटित विशिष्ट प्राकृतिक अथवा मानव घटना से संबंध जो इमोशनल और मनोवैज्ञानिक जो समस्याएं हैं से इस हद तक पीड़ित हो जाता है कि उसका जो सामाजिक समायोजन है या संतुलन है वो बिगड़ जाता है। इसमें व्यक्ति गंभीर तनाव, बार बार एक ही स्वप्न या किसी स्वप्न का आना, सांवेगिक शून्यता का होना, एकाग्रता की कमी, ये सारे के सारे जो लक्षण हैं ये उत्तराघाती प्रतिबल विकृति में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच्छेद का क्या अर्थ है। ये सामान्य रूप से हल कर सकते हैं, अलग होना, दूर होना, जुदा होना, आंसर होगा उपयुक्त सभी। लेकिन ये साइकोलॉजिकल जो है वो शब्द है विच्छेद, उसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ भी यही होगा, उपयुक्त सभी। आत्म का किस नाम, आत्म को आएगा, आत्म को किस नाम से जाना जाता है? आत्म का मतलब होता है सेल्फ, स्व। तो आत्म को किस नाम जानते हैं? स्व, मुझे नहीं, आत्म, सेल्फ, स्व के नाम जानते हैं। अब हम इसकी व्याख्या में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक ध्रुवीय विषाद किसे कहा जाता है? आत्म का अर्थ स्व ही होता है। नेक्स्ट है एक ध्रुवीय विषाद किसे कहा जाता है? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, माइनर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मोस्ट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या कोई नहीं। तो यहाँ पर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक ध्रुवीय विषाद कहा जाता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को। अब दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं, दोनों की व्याख्या देखेंगे एक साथ कि उन्माद में रोगी की स्थिति कैसी होती है। तो ये एक ध्रुवीय विषाद, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और दूसरा जो है
ये जो है उन्माद में रोगी की कैसी स्थिति होती है। दूसरा है उन्माद। तो जो ये उन्माद है ये द्विध्रुवीय भाव दशा विकार भी इसे कहा जाता है। तो इस उन्माद में व्यक्ति की स्थिति कैसी होगी, एक ध्रुवीय विषाद में कैसी स्थिति होती है, या एक ध्रुवीय विषाद को क्या कहा जाता है, इसको तो कहा तो जाएगा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, लेकिन उन्माद जो है उन्माद को मेनिया कहा जाता है इंग्लिश में। तो अब इसमें कैसी स्थिति होती है इसकी व्याख्या हम दोनों की हम देखते हैं। तो हमारा जो सवाल था कि एक ध्रुवीय विषाद को क्या कहा जाता है, तो ये जो विषाद है उन्माद है इसको ये जो है ये दोनों मनोदशात्मक जो है विकार के अंतर्गत आते हैं। तो मूड डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं मनोदशात्मक विकार। अब ये मूड डिसऑर्डर क्या है पहले इसको समझते हैं। मनोदशात्मक विकार विकृति का अर्थ उन वित्तियों का समूह है या उन विपत्तियों का समूह है जिनमें व्यक्ति के मनोभावात्मक प्रक्रिया इस हद तक वित्त बन जाती है कि वह अपने दैनिक जीवन में समायोजन बनाए रखने में सक्षम नहीं रहता। यानी ये जो विकृति है मनोभावात्मक प्रक्रिया इस हद तक गिर जाती है व्यक्ति की कि वो डेली रूटीन में समायोजन नहीं बनाए रखता। सरासन और सरासन ने मनोदशा वित्ति को परिभाषित करते हुए कहा है कि मनोदशा वित्ति का तात्पर्य वित्तियों के एक समूह से है जिसमें मुख्यतः संवेगात्मक भाव प्रभावित होता है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि मनोदशात्मक जो विकार है मूड डिसऑर्डर है उसमें संवेगात्मक भाव प्रभावित होता है। दूसरा, यह विषाद हो सकता है उत्साही उत्तेजन हो सकता है, यह विषाद हो सकता है उत्साही उत्तेजन हो सकता है, या दोनों प्रासंगिक हो सकता है या चिरकालिक। अब ये जो मुख्य अवसादी विकार है, मुख्य अवसादी विकार है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसे ही एक ध्रुवीय विषाद कहा जाता है। तो हमारा जो सवाल था कि एक ध्रुवीय विषाद किसे कहा जाता है, तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और इसका हिंदी होगा मुख्य अवसादी विकार। तो मनोदशात्मक विकार दो प्रकार के होंगे, एक मुख्य अवसादी विकार और दूसरा उन्माद। तो मुख्य जो अवसादी विकार है इसी को ही एक ध्रुवीय विषाद विकार भी कहा जाता है। इसमें लक्षण क्या है इसके, इसमें रोगी काफ़ी उदास रहता है, भूख नींद तथा क्रिया स्तर में काफ़ी कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त बेकार हो जाने का भाव, जीवन के प्रति उदासीनता, जीवन की खुशियों में अरुचि और कभी कभी आत्महत्या का विचार भी व्यक्ति में देखा जाता है। ये तो था पहला। दूसरा जो है हमारा जो सवाल था वो सवाल था कि उन्माद में रोगी की स्थिति कैसी होती है। तो उन्माद क्या है पहले ये देखते हैं। एक अन्य कम सामान्य भावदशा विकार है, यानी कि ये वो ज़्यादा था, एक ध्रुवीय था, लेकिन यहाँ पर ये मुख्य अवसादी था, और ये जो है एक कम सामान्य भावदशा विकार जिसे क्या कहा गया उन्माद, और इंग्लिश में इसे कहते हैं मित्रों मेनिया। इसमें व्यक्ति अत्यधिक सक्रिय रहेगा, उत्साही रहेगा आदि भाव व्यक्त करता है। द्विध्रुवीय भावदशा विकार इसे क्या कहा जाएगा, द्विध्रुवीय, उसे एक ध्रुवीय मुख्य अवसादी को, इसे द्विध्रुवीय भावदशा विकार बाइपोलर मूड डिसऑर्डर कहा जाता है। उन्माद और अवसाद बारी बारी से उपस्थित होते हैं। इस विकार में पहले उन्माद अवसाद, इस विकार को पहले क्या कहा जाता था, उन्माद अवसाद विकार कहा जाता था। तो हमारा सवाल यही था कि उन्माद में रोगी की स्थिति कैसी होगी। तो उन्माद में जो रोगी की स्थिति होगी वो कैसी होगी, अति सक्रिय, उत्साही, जोशीला, सभी प्रकार की होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अवधान न्यूनता किस में पाई जाती है। अवधान न्यूनता ध्यान में कमी का होना। ध्यान में कमी का होना, ये अवधान न्यूनता किस प्रकार के रोगी में पाई जाती है, कौन सा रोग है। तो इसको कहते हैं मित्रों ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है इसे ADHD को। तो ADHD का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ध्यान रखना इसको। तो अवधान न्यूनता ADHD बालकों में पाई जाती है। तो यहाँ पर ADHD क्या है इसको भी हम समझेंगे। उससे पहले हम देखते हैं ODD। ODD का जो पूरा नाम है वो है ऑप्शनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर, ओपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर। यहाँ पर जो है ODD का क्या नाम है, पूरा नाम है। इसके
हम व्याख्या में देखते हैं दोनों में। हमारा जो पहला सवाल था ADHD जो है इन अवधान न्यूनता किस में पाई जाती है, तो ADHD। तो ADHD क्या है, इसको पूरा व्याख्या सहित समझते हैं हम। ODD क्या है, ये जो डिसऑर्डर है ये व्यवहारात्मक और विकासात्मक विकार के अंतर्गत आते हैं। तो व्यवहारात्मक एवं विकासात्मक विकार विशेषकर बच्चों के व्यवहार एवं विकास से संबंधित होते हैं। किससे होंगे, बच्चों के व्यवहार और विकास से संबंधित होते हैं व्यवहारात्मक और विकासात्मक विकार। यदि इन विकारों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाए, सुधार नहीं किया जाए, तो ये गंभीर रूप या इनके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। एक विद्वान हुए मित्रों एच.एन. बैक। कौन हुए, एच.एन. बैक ने बाल्यावस्था के विकारों का वर्गीकरण किया। अब ये विकार कौन कौन से थे वो देखते हैं। सबसे पहला बहिकरण विकार, एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर, बहिकरण विकार। ये जो बहिकरण विकार है इसको समझते हैं, इसमें या इन्हें अनियंत्रित विकार भी कहा जाता है। इन विकारों में वे व्यवहार आते हैं जो विध्वंसकारी और आक्रामक होते हैं। इन विकारों में अवधान न्यूनता, अति क्रिया विकार जिसे क्या कहा जाता है ADHD, और विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार, विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार यानी कि ODD क्या कहा जाएगा, ODD, और आचरण विकार प्रमुख है। मित्रों ध्यान देना, जो व्यवहारात्मक विकासात्मक विकार है उनको दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला अवधान न्यूनता विकार या अति क्रिया विकार जिसे क्या कहा गया ADHD, और दूसरा विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार ODD, ये इसी के अंतर्गत है। और जो दूसरा भाग है वो आचरण विकार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवधान न्यूनता विकार, बहिकरण विकार के अंतर्गत। तो अवधान न्यूनता विकार जो है, ये अवधान न्यूनता विकार को ADHD कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, फुल फॉर्म भी ध्यान रखना इसकी। इस विकार का प्रमुख लक्षण है अवधान की न्यूनता कमी होना और अति सक्रियता हाइपर एक्टिविटी का रहना। बालक इसमें चंचलता स्फूर्ति ज़्यादा दिखाता है, आवश्यकता से अधिक सक्रिय रहता है। ADHD से पीड़ित बालक में अवधान न्यूनता समस्या पाई जाती है। वह किसी भी कार्य में, खेल में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, फलस्वरूप वह दूसरों के अनुदेशन का पालन करने में क्या रहता है, असमर्थ रहता है। अति सक्रियता हाइपर एक्टिविटी जो है, उस हाइपर एक्टिविटी से जो पीड़ित बच्चा है, बालक में सक्रियता का स्तर सामान्य से अधिक पाया जाता है। किसी भी क्रिया के समय उनके लिए शांत बैठे, स्थिर बैठे रहना बड़ा कठिन होता है। ऐसे बच्चे हमेशा दौड़ना, फिरना, उछलना, कूदना आदि में व्यस्त रहते हैं। आवेगशीलता क्या विशेषता हो गई, आवेगशीलता ADHD से ग्रसित बच्चों का लक्षण माना जाता है। अब ADHD लड़कियों की तुलना में किस में अधिक पाया जाएगा, लड़कों में। दूसरा जो विकार है वो है बहिकरण के अंतर्गत विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार, यानी कि इसे कहेंगे ऑप्शनल डिफेंट डिसऑर्डर ODD। विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार में से जो ग्रसित बालक होते हैं उम्र के अनुपयुक्त जिद करते हैं, जो जितनी उम्र नहीं उससे ज़्यादा जिद करेंगे, वो हठी होते हैं। ऐसे बालक चिड़चिड़े, अवज्ञाकारी, शत्रुतापूर्ण की तरह से व्यवहार करने वाले होते हैं। यह विकार लड़के और लड़कियों में समान रूप से पाया जाता है। विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार ODD, ऑप्शनल डिफेंट डिसऑर्डर ODD कहलाता है। एक आचरण विकार आता है, कंडक्ट डिसऑर्डर आता है। अब मित्रों हम इसकी व्यवहारात्मक विकासात्मक विकार पढ़ रहे थे। इसको एच.बैक ने दो भागों में बाल्यावस्था का वर्गीकरण किया। बाल्यावस्था में दो प्रकार के विकार पाए जाते हैं। सबसे पहला बहिकरण विकार, जिसको तीन भागों में बांट कर पढ़ा। अवधान न्यूनता अति विकार पहला, दूसरा है विरोधक अवज्ञाकारी विकार ODD, और तीसरा आचरण विकार जिसे CD कहा जाता है, कंडक्ट डिसऑर्डर कहा जाता है। इसके बाद आंतरिकीकरण विकार जो है
दूसरा भाग है। आंतरिककरण जो विकार है, ये आंतरिककरण विकार में समस्याएं या स्थितियां जो दूसरे को दिखाई नहीं देती, ये वियोगजन्य दुश्चिंता अवसाद आदि होती है। यानी कि आंतरिककरण विकार ऐसा होता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, बल्कि व्यक्ति को अंदर माइंड के विकार होते हैं, ये बड़े गंभीर होते हैं, ये चिंता योग्य होते हैं। तो इन आंतरिककरण विकार को सबसे पहला वियोगजन्य दुश्चिंता विकार है। दूसरा है अवसाद। ये अवसाद बहुत गंभीर खतरनाक होता है। व्यापक विकासात्मक विकार भी इसके अंतर्गत आता है। और जो स्वैलीनता है, जो पिछली बार रीट में सवाल आया था, स्वैलीनता भी अवसाद के अंतर्गत आता है। स्वैलीनता ऑटिज्म, इसमें व्यक्ति बालक जो है गुमसुम रहता है, अपने आप में खोया रहता है, वाणी का अभाव होता है, बालक अधिक बोलता नहीं है। इसकी सबसे पहले खोज लियो केनर ने की थी। और ये बच्चे किसी भी चीज़ में रुचि बहुत कम दिखाते हैं, निर्जीव वस्तुओं को वरीयता देते हैं सजीव की बजाय। सामाजिक अंत्यक्रिया के लिए आंख मिलाने में ये असफल रहते हैं और ये मित्र भी बहुत कम बनाते हैं। और इसी अवसाद के अंतर्गत जो है भोजन विकार भी पाया जाता है, जिसे क्षुधा अभाव कहा जाता है, जिसे एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा विशेषकर भूखा रहने की प्रवृत्ति होती है, जो किशोर अवस्था में अधिक पाई जाती है और लड़कियों में अधिक पाई जाती है। इसके बाद क्षुधा अतिशयिता, यानी यहाँ पर खाने को में भूख अधिक लगती है, बुलिमिया नर्वोसा कहा जाता है। ये भोजन संबंधी दो विकार है, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। ये पहले भी मैंने समझा दिया है। और इनकी और अधिक विस्तृत व्याख्या देखने के लिए मित्रों आप देख सकते हो मनोवैज्ञानिक विकार पार्ट या अधिगम असमर्थता पार्ट फर्स्ट बाय डॉक्टर अनिल यादव यूट्यूब चैनल पर मेरे लाइव वीडियो डले हुए हैं। आप उनको निःशुल्क हैं, बाकायदा उनको देख सकते हो, बहुत विस्तार से हैं। 3 घंटे में डिसऑर्डर है, उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो ये आज के हमारे 20 प्रश्नों का व्याख्या सहित हल हमने देखा। तो मित्रों वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।